नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.1 आप देख रहे होंगे 1.2 है, तो चिंता मत करिए। देखिए क्या है कि एनसीईआरटी अपना जो प्रश्नावली है उसको बदल दिया है, यानी कि जो पहले प्रश्नावली 1.2 था, अब वो हमारा प्रश्नावली 1.1 है। यानी कि जो नया वाला किताब आएगा उसमें आप बहुत सारा प्रश्नावली देखिएगा कि हट जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 में हम लोग को ये जो सवाल दिया गया है वो पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे के पास पुराना वाला बुक है उसको भी आप ले सकते हैं, कोई भी बड़े वाले बच्चे लोगों से। ठीक है, समझ रहे ना बात को। और नया वाला जो किताब है उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगा। तो चलिए इसका जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ संख्याएं दिए गए हैं, इन संख्याओं का क्या करना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान सा चीज होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सीखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक या तो फिर खुद की संख्या से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि ये 1 से भी विभाजित हो सकता है और खुद की संख्या यानी कि 2 से भी विभाजित हो सकता है। समझ में आ गया। जिसका गुणनखंड 2 संख्या हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर 2 के बाद 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी 1 से विभाजित होता है और खुद की संख्या यानी कि 3 से भी विभाजित होता है। 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से भी होगा, 2 से भी विभाजित होगा और खुद की संख्या यानी कि 4 से भी होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 संख्या से 4 विभाजित हो जाती है। तो हमने क्या बताया, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 संख्या से ही विभाजित हो, इसीलिए जिसका 2 गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ पर 3 गुणनखंड है, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 5 होगा। समझ में आ गया ये सब चीज़ें, और बनाते जाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है 140 उसको बना लेते हैं। तो सिंपल क्या करना हम लोग को, 140 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से विभाजित करके देखेंगे तो 2 से ये विभाजित हो जाता है। कैसे पता चलता है ये भी शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। बहुत मेन चीज़ बता रहे दोस्तों, ठीक है, काम आएगा आगे जाके। देखिए 2 से विभाजिता का नियम, ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम जो है ना सीख लीजिए। क्या होता है कि उसके अंतिम अंक में अगर 0 है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर ये संख्या पाया जाता है तो समझ लीजिए कि वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये संख्या को अगर आपस में हम जोड़ देंगे यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर देंगे तो कितना आएगा। ये देखिए 3 3 6 6 4 10 और ये 15, यानी कि इनको जोड़ने के बाद 15 आया। और ये 15 अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिए ये जो इतना बड़ा संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1 2 3, तो इन अंकों को अगर आपस में जोड़ देंगे यानी कि 3 और ये 3 6 हो जाएगा। तो 6 3 से विभाजित हो जाता है। तो आप देखिए कहीं एक जगह करके कि 123 जो संख्या है वो 3 से विभाजित बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, और फिर 4 से भी सीख लीजिए। 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर आपको बहुत बड़ा संख्या दिया गया है, इस तरह से 1 0 0 4 8 36, ये जो संख्या है इतना बड़ा 4 से विभाजित हो जाएगा। कैसे, इसके अंतिम में हम 2 संख्या पर ध्यान देंगे, अंतिम 2 संख्या पर ध्यान देंगे। कितना है 36, अगर ये 36 4 से विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिए
कि ये पूरा बड़ा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और इधर 5 का तो बहुत आसान है, 5 का यहाँ पर सीख लेते हैं, इतना ही में आप सीख जाइएगा। 5 से विभाजिता का नियम में कहता है अंतिम में, यानी कि जैसे मान लीजिए 1005 है, ठीक है, अंतिम में 5 या तो फिर शून्य होना चाहिए, तो समझ लीजिए वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से विभाजित होगा, फिर हो जाएगा, फिर देखिए ये 5 से हो जाएगा आराम से, लेकिन क्या ये 3 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, 8 3 से विभाजित नहीं होता है। 7 एक खुद अभाज्य संख्या है, समझ में आ गया? तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कैसा हो जाएगा? 2 गुना, लिख देते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। क्या ये ही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड? नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि जो एक जैसा, जैसे ये देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो कितनी बार है 2? 2 बार है, तो उसकी जो घात है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। और गुना 5 गुना 7, ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, यानी कि तीनों क्या है, 2 5 7 एक अभाज्य संख्या है, तो हमें ऐसा ही करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा चीज़ था। अब 156 है, 156 को चलिए करते हैं। देखिए अंतिम में 6 है, तो हमने क्या बताया था कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 7 बार में 1 बचा हुआ है अभी भी, 8 बार में। ये सब तो आप करना जानते ही होंगे दोस्तों, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फिर ये 3 से भी हो जाएगा। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 156 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। बहुत आसान सा चीज़ है। अब देखिए 2 जो है वो 2 बार है, तो उसका जो घात है 2 कर लेंगे, 3 गुना 13, यही करना था बस। समझ में आ गया? तीसरा नंबर देखिए 3825, ये एक थोड़ा बड़ा नंबर है, इधर करते हैं। पहला का तीसरा नंबर में ना 3825। देखिए अंतिम में 5 है, 5 से तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 भी आता और 3 भी आता, 2 से तो नहीं होगा, अंतिम में 5 है, इसीलिए इनको जोड़िए। देखिए जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 15 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये पक्का 3 से विभाजित होगा दोस्तों। 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 दूनी के 6, 2 बचा हुआ है, 7 बार में 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 15, ठीक है। अब क्या होगा? 3 यहाँ पर 7 10 हो गया, 15, अभी भी 3 से ये होगा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूनी के 6 और फिर 3 पचे 15। अब क्या होगा? 6 5 11, अब नहीं होगा, 5 से करना ही पड़ेगा, ठीक है। 8 बार में किए 40 आ जाएगा, फिर उसके बाद 25, चलिए हो गया। अब ये 5 से फिर से कर दीजिए, 3 बच जाएगा यहाँ पर, 5 7 35। चलिए तो 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 3825 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। जो एक जैसा संख्या है उसकी घात हम लोग कर लेते हैं। 3825 के बराबर 3 की घात 2 और 5 की घात 2 गुना 17। इसको साइड में रफ कर लीजिए, ठीक है, ये रफ में। आगे असल में इस तरह से हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना था। चलिए आगे देखें, 5005। चौथा नंबर जो सवाल है उसमें दिया हुआ है 5005। तो ये 5 से तो विभाजित हो ही जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इससे किससे होगा? 7 से होगा। 7 से देखिए बहुत सारा विभाजिता का नियम होता है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चन, तो आपको भी समझ में आने लगा कि अगला आप किससे विभाजित होगा। तो 7 से क्या ये विभाजित होगा? एक जगह करके देखते हैं। इधर 3 हो गया, 7 4 या 28। हाँ, तो इसका मतलब ये 7 से विभाजित हो रहा है।
कितना आया, 7 से हम इसमें विभाजित किए तो इधर 1 4 3 बार में ये विभाजित हो गया। अब ये 7 से नहीं होगा, उसका अगला अभाज्य संख्या 11 होता है दोस्तों। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या 11 होता है, तो उससे करके देखेंगे। एक बार में इधर 3 बचा, 3 बार में करेंगे 33, तो इसका मतलब 13 बार में आया। तो 11 से जब हम इसको किए तो 13 बार में ये विभाजित हुआ। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 5005 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये चारों संख्या जो है अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट सवाल इधर देखते हैं, 7429। अगला जो है पहला का 5वां नंबर, उसमें कह रहा है कि 7 4 2 9, इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, हम प्रैक्टिस किए हैं तो हम जानते हैं कि ये किससे विभाजित होगा। आप 2 से करिएगा, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे करते जाइएगा तो बहुत मेहनत लग जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मालूम रहेगा कि ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करते जाइएगा तो ये 17 से विभाजित होगा दोस्तों, 17 से, ठीक है। देखिए कैसे, 17 से 7 4 2 9 में विभाजित करना है, ठीक है। तो 3 बार में होगा क्या, 7 21 2 और इधर 51, तो इसका मतलब 51 आ गया। तो 4 बार में भी हो सकता है और ये 68 आ गया, तो इसका मतलब हाँ ये 4 बार में हो सकता है। 68 आया, 14 में से 8 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और ये कर्ज लिया था ना, तो कहानी खत्म इधर, ठीक है। अब 62 है, तो 62 जो है वो यानी कि 3 बार में हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये भी काम आ गया, तो इसका मतलब 3 बार में हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 51 हो जाएगा। देखिए इधर जगह नहीं हो गया, खिचड़ी पक गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया, फिर 1 हो गया इधर, और ये 9 पूरा उतर गया, तो 119 आ गया, 119 आ गया। तो बिल्कुल ये 7 बार में भी हो जाएगा, आप करके देखिएगा। 7 7 जा 49 होता है ना, 4 उधर जाएगा, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा 119 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, कितना बार में, 437, 437, ठीक है। अब 17 से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि उससे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो 17 से आगे जब जाइएगा तो 19 एक अभाज्य संख्या होता है, तो 19 के पहाड़ा में 437 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 437 आ जाएगा, तो 2 बार में करेंगे तो 38 हो जाएगा। 13 में से 8 को घटाइएगा तो इधर 5 हो जाएगा, कर्ज लिया था, तो इधर 57 हो गया, 927, इधर 23 हो गया, ठीक है। तो 23 बार में ये विभाजित हो जाएगा, और 23 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। समझ में आ गया, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। ये बहुत आसान सा है। क्या बोल रहा है, नीचे जो है 2 पूर्णांक दिया हुआ है, 26 और 91। ये क्या है, पूर्णांक है। इसका हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बहुत आसान सा चीज़ है, हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। और LCM भी निकालना है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी निकालना है। बहुत आसान सा चीज़ है, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में क्या करना है दोस्तों, ये 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इनको गुना करना है और दिखाना है कि क्या ये HCF और LCM को जब गुना करेंगे और इनको गुना करेंगे तो एक दूसरे के ये बराबर आता है, ये हम लोग को जांच करना है। अगर बराबर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो उत्तर है, जो आंसर है, वो आपका एकदम सही है, कोई गलत ही नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में तो हम लोग को चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को पहले ही से मालूम रहेगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं,
क्योंकि यहीं से जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कैसे, दूसरा का पहला नंबर 26 और 91। सबसे पहले हम लोग को HCF LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ऑप्शन है HCF निकालने का, लेकिन सबसे आसान जैसे बचपन में पढ़े हैं वैसे ही निकालिए। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का पहले करेंगे, 26 का करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से हो जाएगा 13 बार में, तो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 26 का हम लोग कर चुके हैं। अब 91 का करते हैं। 91 देखिए 2 से तो होगा भी नहीं, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 10 आएगा, तो फिर किससे होगा, 7 से होगा दोस्तों। 7 एकम 7, 2 बचा हुआ है, 7 21, ठीक है। 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो ऐसा कुछ आया है। तो पहले 26 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 13 लिखे और यहाँ 7 गुना 13 लिखे। देखिए हमको सबसे पहले HCF चाहिए, तो HCF कैसे मिलेगा। HCF का नियम होता है कि अगर जो ऊपर है वो नीचे भी होना चाहिए। जैसे 2 ऊपर था नीचे नहीं है 2, तो यानी कि ये HCF नहीं कहलाएगा। लेकिन 13 जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आ गया समझ में, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। और LCM क्या होगा, LCM इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। कैसे, उसको किसी चीज़ से ऐसे मतलब नहीं है कि ऊपर भी है नीचे भी है, ये सब कुछ नहीं है। जो भी है सबको गुना कर दीजिए, यानी कि बस 13 जो है 2 बार नहीं लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, उसका नाम ही है कॉमन, बीच में कॉमन आता है, ठीक है। तो 2 गुना 13 गुना 7, ठीक है। समझ में आ गया ना समझ में, ये चीज़ है। और आपको समझ में आएगा HCF और LCM, अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे बहुत डिटेलिंग में समझ में आएगा, ठीक है। तो बस इसको क्या करिए, आप गुना कर दीजिए। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 गुना 7 करेंगे, इधर कर लेते हैं 26 गुना 7 42, ठीक है। 7 14 और यहाँ पर 14 और 182, समझ में आ गया, इतना हो जाएगा। तो 182 क्या है, हमारा LCM है, ठीक है। ये चीज़ है, हम HCF और LCM निकाल लिए। तो यहीं तक रुकना नहीं है, इसमें बोल रहा साथ ही आपको क्या करना है, जांच भी करना है। जांच ये करना है, लिखा था क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है HCF गुना LCM होता है ना। तो 2 संख्याओं जो दिया हुआ है 26 गुना 91 करिए, 26 गुना 91, और HCF कितना है, 13 है, और LCM है 182, ठीक है। बस कर दीजिए, इनको गुना करते हैं। चलिए 26 और 91 को, 9 छक्के 44, 5 बचा हुआ अभी, 18 और 18 और 5 हो जाएगा 23, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा 2 3 6 6, तो इसका मतलब इधर गुना करें तो 2 3 6 6 आया। अब इधर भी गुना करते हैं, 182 और 13 में, 3 दूनी के 6, इधर 24 2 और इधर 5, इधर 8 5 13 हो जाएगा, 2 3 6 6। देखिए यहाँ पर भी आ गया 2 3 6 6, ठीक है। तो इसका मतलब कि एकदम 100% मेरा जो आंसर है वो सही है, LCM HCF, और हमने यहाँ पर जांच भी कर लिया, सब जगह सही जा रहा है। अब अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला में कह रहा है कि दूसरा का दूसरा नंबर, इसमें 510 और 92 है, ठीक है। तो 510 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है और 92 को भी करना है, ठीक है। इधर कर लेते हैं 510, यानी कि 2 से ये विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 5, हाँ ठीक है। ये सब तो आप कर सकते हैं ना दोस्तों। अब इधर 7 5 12, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 3 24। अब ये
नहीं होगा, 3 से 5 से होगा। 5 एकम 5, इधर 3 बचा हुआ है, 7 35, ठीक है। तो इसका मतलब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अगला जो बारी है वो है 92 की। ये 2 से हो जाएगा, चौके 8, और इधर हो गया 2 दूनी के 4, और इधर 3 बार में 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग कर चुके हैं ऐसा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 के जगह पर 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो ऐसा करिए इसकी घात को 2 कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। समझ में आ रहा है? इसको हटा दिया हमने। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है। HCF हम आपको क्या बताए थे, जो ऊपर है वो नीचे भी होना चाहिए, है ना। तो इस तो ऊपर नहीं है ना, तो इसका मतलब अब बात आता है कि हम किसको चुनेंगे, 2 की घात 1 को चुनेंगे या फिर 2 की घात 2 को चुनेंगे। तो HCF में याद रखिए क्या होता है कि जिसका सबसे कम घात होता है, सबसे कम घात यानी कि सिर्फ हम लोग को संख्या देखना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसके ऊपर वाला पर फोकस ज़्यादा मत करिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 4 रहता, तो हम किसको चुनते, तो हम सिर्फ 2 को चुनते, ठीक है, सिर्फ इसी को उठाते। और इसी का विपरीत जो है वो क्या है, LCM है दोस्तों। इसका विपरीत LCM है। कैसे? जो आपने HCF में किया था वो यहाँ नहीं करना है, उसका एकदम ऑपोजिट करना है। तो इसका मतलब जिसका ज़्यादा घात है, 2 का घात 2, उसको हम लोग लेंगे यहाँ LCM में। समझ में आया? अगर यहाँ पर 200 रहता तो हम जिसकी जितनी ज़्यादा घात होती है उसी को हम लोग LCM में लेते, ठीक है। 3 भी लेंगे, 5, 17 भी लेंगे, बहुत मतलब मेहनत करवा देगा इसमें गुना करवाने में, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। तो चलिए हम लोग फिर इसको गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा ना 4, और ये 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो इसका मतलब 60 गुना 17 गुना 23, ठीक है। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 60 से 17 में गुना करते हैं पहले। इसमें 0 हो जाए 742, और इधर 1 0 0 1 6 6, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 1020। इनको और इनको जब गुना किए तो 1020 आ गया। अब इसको 23 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। 1020 गुना 23, 0 और यहाँ पर, ठीक है, 0 2 4, फिर इसके बाद 0, इतना आ गया 23,460। समझ में आ गया? ये हमारा LCM है। यहीं तक छोड़ के नहीं जाना है, हम लोगों को क्या करना है, जांच भी करना है। जांच ये है कि 2 संख्या जो दिया गया है, दिया हुआ है 510 और 92, इनका गुना करिए, 510 गुना 92 करिए, और दिखाइए कि क्या ये बराबर है HCF गुना LCM के। यही ना करना था। तो चलिए हम लोग करते हैं। इनको तो गुना हम लोग करेंगे ही। HCF कितना है, 2 है ना, और LCM ये है 23,460। चलिए यहाँ पर हम लोग कहीं गुना करते हैं। 510 गुना क्या करना है, 92 करना है, ठीक है। 510 गुना 92, और यहाँ पर 9 0 9 1 जा 9 5 जा 45, 46,920, 46,920। अब इसको भी कर लेते हैं, 23,460, 23,460 मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही हो जाएगा। चलिए 2 से गुना कर देते हैं, 12 8 9 36 4, देखिए आ गया ना बराबर, 46920, 46920 हमारा जो सही है आंसर, बिल्कुल 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, दूसरा का थर्ड,
336 और 54। ये भी आसान सा सवाल है। हमको क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है 336 का, 2 से हो जाएगा। ये एक बार में करेंगे तो यहाँ पर एक बचा हुआ अभी 13 है, तो वो इसका मतलब 6 से करेंगे। अब इधर हो जाएगा हमारा 16, 8 से करना होगा, 2 8 होता है ना 16। अभी भी ये 2 से होगा, 2 से फिर होगा, ठीक है। फिर अब 3 से होगा। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसा कुछ हो गया दोस्तों। अब इसको 336 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 है ना, 2 जो है वो 4 बार है, तो 2 की घात 4 कर देंगे बहुत आराम से। फिर यहाँ पर 3 1 है और इधर 7 है, तो इसका मतलब 3 गुना 7 कर दिए। आसान, बहुत आसान। अब 54 को भी कर लेते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा, ठीक है। तो 2 जो है वो एक बार लिखा गया है और 3 जो है वो 3 बार लिखा गया है, ठीक है। तो 3 की घात 3 हो जाएगी। हमको क्या करना है, अब HCF निकालना है। HCF में हमने आपको बताया था कि जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जगह है ऊपर नीचे, ठीक है। अब बात आता है किनको हम सेलेक्ट करें, तो HCF में हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बस सिर्फ 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए 3 है, इसकी घात 3 है, किसको लेंगे, दोनों में से किसको लेंगे, इसको लेंगे, ले लिए, ठीक है। और किसी को लेंगे नहीं क्योंकि 7 नीचे नहीं है इसीलिए। तो इसको आप गुना करिए, 6 आ गया HCF। और LCM इसका जस्ट विपरीत, यानी कि आपने किसको लिया था, इधर इसको लिया था ना, इसको ना लेकर के 2 की घात 4 को लेंगे, 2 की घात 4 को लिया हमने और 3 की घात 3 को लेंगे और 7 को भी लेना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब 2 को अगर आप 4 बार गुना करिएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 है ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ठीक है, 16। और इनको आप 3 बार गुना करिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग को तीनों को आपस में गुना कर देना है, ठीक है, कर देते हैं। तो इससे इसमें पहले गुना करते हैं, 27 गुना 16, 742, 12 16, 1 7 जा 1 2 जा, ठीक है। 14 इधर 13 हो गया, 432 आया। इसको गुना किए तो 432 आया, गुना 7 अब करना होगा, 432 गुना 7, 14 721, 728, तो 3024 आया, 3024, ठीक है। LCM हमको क्या करना है, इसके साथ 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है, 2 संख्या 336 और 54, इनका गुना करिए आपस में और HCF गुना LCM के बराबर दिखलाइए। अगर बराबर आ जाता है तो आपका आंसर सही है, बराबर नहीं आया तो गलत है। HCF है 6 और LCM है 3024, इनको फटाक से गुना करिए, 336 गुना 54, ठीक है। 4 3 12 हो गया, 14, 4 3 12, 13 5 से 30, 3 हो जाएगा इधर, 5 15 18 हो गया, 1 बचा हुआ है, 5 15 16। अब इनको ऐड कर दीजिए, 4 4 8 3 इधर हो गया 11 8, समझ में आ गया। तो कितना आया, 18144 के बराबर क्या ये आता है, देखते हैं। 3024 गुना 6 तो 24, 12 14 आ तो रहा है, इधर 1 6 18, बिल्कुल ये बराबर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग अपना जांच सही प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है वो और बहुत आसान है, उसमें जांच उच नहीं करना है। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे पहले दो क्या दिया गया था, दो संख्या दिया हुआ था, अभी यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालना है। बहुत आसान सा चीज़ है, चलिए बना लेते हैं। तीसरा का पहला नंबर में कह रहा है कि 12, 15 और 21 किसके द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा करिए। ठीक है, तो 12 को करेंगे, इधर 6 हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 2 की घात 2 होगा ना, 2 की घात 2 गुना 3, और 15 को करेंगे तो 3 गुना 5, तो इसका मतलब इधर 3 गुना 5 लिख दिए। और ये भी बहुत आसान है दोस्तों, 3 से तो होगा, ये होगा ना, देखिए ना ऐसे 3 7 जा 21। ठीक है, 7 एक अभाज्य संख्या है। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में आपको बताए थे कि अगर यहाँ 2 है तो नीचे भी होना चाहिए, कहीं नहीं है, तो हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है, जो कि तीनों जगह शामिल है। ठीक है, तीनों जगह 3 3 3 शामिल है, तो इसका एचसीएफ सिर्फ 3 ही कहलाएगा। और एलसीएम में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट विपरीत, यानी कि हर एक नंबरों को लेंगे, हर एक नंबरों को, यानी कि 2 की घात 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 5 और 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, सबको आपस में गुना कर देंगे। 2 की घात 2 यानी कि 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 हो जाएगा ना, 60 गुना 7 कितना हो जाएगा, 42, 420 हो जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम 420 आया है। समझ में आ गया दोस्तों, बस यही तो करना था, इसमें जांच उच नहीं करना है। अब सेकंड में बढ़ते हैं आगे। 17, 23, 29 यानी कि तीनों एक अभाज्य संख्या है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा। 17, 23, 29, देखिए इसका इस तरह से नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, हमने क्या बताया था कि ये एक अभाज्य संख्या, यानी कि 1 गुना 17 होगा, यानी कि ये 1 से विभाजित हो सकता है, और खुद की संख्या यानी कि 17 से भी विभाजित हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। अगर तीनों में हम खोजते एचसीएफ तो नहीं मिलता, हमको तो यहाँ पर हम देना था कि भाई एलसीएम क्या होगा, देना था हम लोग को, तो हम कैसे देते। इसीलिए इसमें भी एक जो है वो छुपा हुआ है। समझ में आ गया। कभी भी एचसीएफ जो है वो शून्य नहीं हो सकता है किसी का भी, एचसीएफ कम से कम 1 होता ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम में आप 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 17 गुना 23 गुना 29 भी कर सकते हैं। चलिए इसको गुना कर दीजिए, बहुत आसान सा चीज़ है। 17 गुना 23 करेंगे तो क्या होगा, 21 2 5 17 14 1 2 जा और इधर 3। ठीक है, 17 14 1 बचा 2 जा, हाँ 391 इधर आया, इनको गुना करने के बाद 391 आया। ठीक है, 391 गुना 29 कर दीजिए, 29 9 एकम 9 81, 8 बचा हुआ है, 9 27 और 27 इधर 35, 18 1 36 7 8 5 13 10 11। तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 11,359 इतना आया। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। ये सब तो कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान सा चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा का लास्ट सवाल, तीसरा नंबर, इसमें कह रहा है कि 8 9 और 25 बहुत आसान है दोस्तों, मुंह जवानी आप बोल सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, समझ रहे हैं ना। 2 गुना 2 गुना 2 का मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। इसमें भी 3 गुना 3 कर सकते हैं, 5 गुना 5 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सा चीज़ है। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 ऊपर है तो कहीं नीचे नहीं है, 3
यहाँ है तो कहीं है ही नहीं, यानी कि एकदम अलग अलग है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें 1 से गुना करना होगा, क्योंकि भाई हमको HCF तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब 1 हमारा HCF हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM में जितना भी संख्या है आपस में सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपस में गुना कर दीजिए। यानी कि इसको गुना करेंगे तो 8 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 25। ठीक है, 8 9 जा 72, तो 72 गुना 25 करना है, वही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, 72 गुना 25, सॉरी क्या कर रहे हैं, 7 5 35, 2 दूनी के 4, 17 14, तो ये हमारा 1800 क्या आया, 1800 आया LCM। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। आगे भी बहुत आसान सा चीज़ है, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657, यानी कि ये दो संख्याओं का HCF 9 जो है वो दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चौथा नंबर में 306 और 657 जो संख्या है हमारा, उसका HCF पहले से यहाँ 9 दिया गया है। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग पहले मेहनत करके निकाला करते थे ना HCF, तो यहाँ मेहनत नहीं करना है हम लोग को, HCF पहले से दिया गया है। और LCM हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, LCM बताइए इसका, इसी संख्या का, ऐसा नहीं है कि इसको बदल दिया गया ऐसा संख्या, वही सेम संख्या यहाँ पर भी है। तो LCM हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। हम लोग एक चीज़ पढ़े भी हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक है, हमको ये चीज़ मालूम है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इनको गुना कर दीजिए, 306 गुना 657, और HCF हमको मालूम है 9। ठीक है, LCM बस नहीं मालूम है, निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सब चीज़ मालूम है, बस LCM नहीं मालूम है, निकल जाएगा। ठीक है, LCM को हम लोग अकेला करेंगे ना, क्योंकि हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो भाई 9 उधर जाएगा, नदी के पार, ये नदी के पार उधर जाएगा, तो कहाँ जाएगा 9, नीचे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 306 गुना 657 बटा 9। अब देखिए ये मज़े से कट गया, क्योंकि 3 तिया 9, 3 एकम और 3 दूनी के 6। अभी भी ये विभाजित होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 34, देखिए अब इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो LCM के बराबर क्या हो जाएगा, 34 गुना 657। ठीक है, बस इसको गुना करिए, हमारा LCM तैयार। गुना कर लेते हैं, 728 2 520, और फिर उसके बाद 4 721 2 बचा 5 15, 721 2 बचा होता रहा, 5 15 17, 1 बचा हुआ है, 6 3 18, इधर 19, 14 13, 9 2 11 12। ठीक है, इतना हमारा LCM आ गया, समझ में आ गया। यही चीज़ हमारा मेन आंसर क्या है, ये 22,338। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा आपको। देखिए हम आपको बता रहे हैं, 5वां नंबर में कह रहा है ना कि आप जांच कीजिए। जांच क्या कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि n यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 चलते जाता है, बहुत दूर तक चलते जाता है, करोड़ों अरबों 100 करोड़, बहुत दूर तक चल जाएगा। जितना इंसान गिन सकता है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
और बोल रहा है कि संख्या 6 की घात n, 6 की घात n ये जो संख्या है क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो हम बोल रहे हैं कि नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? ध्यान देते हैं। देखिए n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो कितना भी आप मेहनत करिएगा, देखिए मेहनत करिए, 6 की घात 1 का मतलब 6, 6 को अगर आप 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 गुना 6 करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंतिम में जो संख्या है वो 6 पर समाप्त हो रही है दोस्तों, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। ये क्या आपसे पूछ रहा था कि क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो बोलेगा क्यों, क्यों नहीं हो सकता है? तो वही हम लोग को यहाँ पर व्याख्या करना है, ठीक है, और बताना है कि भाई ये नहीं हो सकता है, ठीक है, और हो भी सकता है तो कब होगा, कब हो सकता है? आप ही सोचिए, आप 2 को ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तब भी नहीं होगा। तो नियम कहता है कि जो संख्या के अंदर 10 हो या तो फिर 2 या तो फिर 5 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 से, या तो नहीं सॉरी 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए, वही हो सकता है। जैसे 20 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये 2 से और साथ ही 5 से भी विभाजित हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसको कैसे हम लोग को लिखना है वो हम आपको समझाते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखिए, 10 है, 10 को अगर 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो क्या उसका जितना भी हम गुना करेंगे वो शून्य पर ही समाप्त होगा, ठीक है, समझ रहे ना, शून्य पर ही समाप्त होगा। तो वही कह रहा है कि 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए, 2 के साथ साथ 5 से भी विभाजित होना चाहिए, वही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। यही चीज़ है। चलिए हम आपको लिख के समझाते हैं। ये देखिए हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है, वही चीज़ है जो हमने आपको भी बताया था, बस इसको थोड़ा संस्कारी वे में कैसे लिखना है ये देख लीजिए। अपने बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखिएगा, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, ठीक है, 10 से विभाजित होता है ना, ये होता ही है। आप 1000 भी लिखिएगा, 50 भी लिखिएगा तो वो 10 से विभाजित होता है। और बोल रहा है कि इसके साथ ही या तो वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, ये जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा, दोनों संख्या से एकदम कंपलसरी है कि वो विभाजित होना ही चाहिए, तभी वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। पहले उसका हम लोग नियम सीख लिए कि शून्य पर समाप्त कब हो सकता है कोई संख्या, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 10 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10 का अगर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा ना, ठीक है, हो ही जाएगा। तो बोल रहा है कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। अब ये हमारा सवाल था, यही ना सवाल था, तो उसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 होगा ना, और उसकी घात n। तो लिखेंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तब यहाँ गड़बड़ हो गया। तो वही बोलना होगा, इसलिए 6 की घात n में जो है ना 5 से विभाजित नहीं होगा, ये जो संख्या है 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। और 6 का गुणनखंडन करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। अगर इसका गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 5 तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यह किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। बस यही चीज़ लिख करके आपको दिखलाना है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, लिख लीजिएगा एक जगह। चलिए अगला जो 2 सवाल है वो बहुत ही आसान है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल जो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इसी तरह से 7 से लेकर के 1 तक है प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए भाज्य जो संख्या है,
एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो संख्या 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 4 एक ऐसा संख्या है जो कि भाज्य है। कैसे? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और खुद की संख्या 4 से भी होता है। तो यानी कि ये 3 संख्याओं से विभाजित होता है। समझ गए? यानी कि इसका गुणनखंड कितना है दोस्तों? 3 गुणनखंड है। जिसका 3 गुणनखंड या 3 से ज़्यादा गुणनखंड रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, 4 के बाद हमारा 6 भी होता है, 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और खुद की संख्या देख रहे ना, इसका 4 संख्याओं से विभाजित हो जाता है 6। आया समझ में? इसी तरह से आप आगे बढ़िए, 8 का भी देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को ये संख्या और ये संख्या को दिखलाना है कि क्या ये भाज्य संख्या है। तो लिख लेते हैं उसको। छठा नंबर जो भी है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, यही है ना सवाल। इसमें देखिए जो उभयनिष्ठ है, यानी कि जो इसमें भी है और इसमें भी है कॉमन, उसको हम लोग बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तो 7 गुना 11 हो जाएगा, प्लस 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 13 से इसमें गुना करेंगे तो फिर से 13 आ जाएगा, और 13 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा 13 वापस से भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ में कोई भी अंतर नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, इनको गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा, 77 एक जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 क्या होता है? एक अभाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या। लेकिन 78 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो उसको हम लोगों को क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 9, फिर ये 3 से हो जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 78 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए 13 दो जगह है ना, तो हम क्या करेंगे? 13 की घात 2 कर देंगे, 2 गुना 3। यहाँ देखिए, यहाँ 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ पर 3 जो है वो अलग अलग क्या है? गुणनखंड है। ये 3 जो है ना, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, इसमें हम 1 से भी गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ रहेगा। तो देखिए अब 4 हो गया। ठीक है, इसका 4 गुणनखंड है अलग अलग, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी तरह से ये जो संख्या है 7 से लेकर के 1 + 5 ऐसे है, तो उसको भी लिख लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, यही है ना। देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 5 दोनों जगह से खींच लेंगे बाहर उभयनिष्ठ, तो यहाँ लिख देंगे 7 गुना 6, 5 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 को आपने बाहर निकाल दिया है। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ताकि 5 से जब गुना करें तो वापस से आ जाए। चलिए अब क्या करना चाहिए दोस्तों? इन सारे को गुना करके 1 में जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए 7 6 जा 42 और इधर गिन दीजिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इनको हम जब गुना किए तो कितना आया? 24 आया प्लस 1। अब इनको गुना करके 1 से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 42 और 24 में गुना करते हैं। सॉरी 8 होगा ना, 8 था। तो 1008 इनको गुना करने के बाद 1008 आया है, और 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। समझिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम एक चीज़ बता देते हैं। आप बहुत मेहनत करिएगा, बहुत कोशिश करिएगा, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंडन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 1000 जो 9 है
ये क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों, यानी कि सिर्फ ये 1 से विभाजित हो सकता है और खुद की संख्या यानी कि 1009 से विभाजित हो सकता है। समझ में आया? तो फिर आप बोलिएगा कि यहाँ तो 2 ही है, तो इसका मतलब कि ये भाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन होगा दोस्तों। कैसे होगा? इसमें अगर 1 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हम 1 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए तीनों अलग अलग तरह का संख्या है ना, तो इसलिए ये क्या है, यह भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए क्रिकेट उर्केट खेलने जाते होंगे, फुटबॉल, तो एक वृत्ताकार क्या है, खेल का मैदान है, समझ गए? और ये क्या है, पथ है, पथ मतलब चलने वाला रास्ता। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि बाहर से आई सोनिया, रोड से आई होगी घर से, और यहाँ पर आई, और यहाँ से सोनिया नाम की जो लड़की है यहाँ से चलना शुरू करती है इस पथ पर, और यहाँ पर फिर पहुँचती है, तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 18 मिनट लग जाता है। कितना मिनट लग जाता है, 18 मिनट का टाइम लगता है। समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। और बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि नाम का जो आदमी है उसको इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको, रवि को 12 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, और सोनिया को 18 मिनट का टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब रवि जो है तेज चल रहा होगा, है ना। अब बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि क्या बोल रहा है, एक ही स्थान से चलना शुरू किया है और एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही दिशा में चल रहा है। यानी कि इस तरह से चल रहा है तो इसी तरह से चल रहा है, दोनों एक साथ शुरू किया। बोला कि रवि आया होगा, सोनिया आया होगा, बातचीत किया होगा, चलो अब हम लोग साथ में चलते हैं। और चलते चलते में सोनिया अगर यहाँ रही होगी तो रवि यहाँ पहुँच रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि भाई रवि तेज चल रहा है, क्योंकि उसको टाइम कम लग रहा है, इसीलिए। समझ में आ रहा है ना। तो चलते जा रहा है, तो बोल रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि चलते जा रहा है, पीछे से ऐसे धप्पा मारेगा रवि, क्या रे जा अभी तुम यहीं पर हो, हम देखो इतना राउंड मार दिए, पीछे से हम तुमको बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ है। तो बोल रहा है कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद वो दोनों फिर से एक ही पॉइंट पर, एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत आसान सा चीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिख लीजिए कितना है जी, एक है 18 और दूसरा है 12, ये संख्या है। अब हम लोग यहाँ से लिस्ट कॉमन यानी कि एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 और 12 को चलिए बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 गुना 3 की घात 2, समझ में आ रहा है ना। 3 की घात 2 मतलब 9, 9 दूनी 18 होता है ना। अब इधर कर लीजिए 12 को, चलिए ऐसे भी कर सकते थे। तो 2 की घात 2 करेंगे गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। समझ में आ रहा है। अब हमको यहाँ आपसे क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता एचसीएफ क्या होता है इसका, तो एचसीएफ भाई 2 हो जाता ना। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। हमने क्या बताया था एलसीएम में, इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे। हमने बताया था कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा यानी कि 2 की घात 2 को लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें 3 की घात 2 यानी कि उनको लेंगे। ठीक है, ये क्या है 4 है और ये क्या है 9 है। तो 4 से 9 में गुना करेंगे, 4 से 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा 36। और ये है क्या, ये क्या है, मिनट है ना, तो 36 मिनट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनट। यानी कि 36 मिनट पर दोनों एक स्थान पर
मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह से लिख लीजिएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ऐसे समझिए कि इसको 18 मिनट लग रहा था, सोनिया को 18 मिनट लग रहा था और रवि को 12 मिनट लग रहा था। तो कितना राउंड मारा होगा सोचिए। 36 मिनट में मिला है ना 36 मिनट पे, तो ये 2 राउंड ही मार रही होगी और ये 3 राउंड, तीसरा राउंड इसका था। समझ में आया? यानी कि 1 राउंड ये ज़्यादा मार दिया था। तो इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है प्रश्नावली 1.1। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रश्नावली में। जय हिंद, वंदे मातरम।